भाई ये चोटी वाला जो टैग है, ये टैग कैसे मिला? उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ मारा, बोला कि सुनो, अखबार में तो दीपक भाटी छोटी वाला ही छपेगा। ऐसा तो नहीं अपनी नीतियां लोग भूल जाते हो कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस ने आपको अवसर दिया विधानसभा लड़ने का अपने काबिलियत के दम पर। पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं कि आपने बैलेट पेपर पे आपका चुनाव हुआ जब आप विधानसभा अध्यक्ष बने। क्या ये हर पार्टी में होता है इस तरीके का? नहीं, दूसरी पार्टियों में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में और जिस जगह आप आते हैं, यहाँ समाजवादी का और बहुजन समाजवादी का अलग अलग पार्टियों का एक यहाँ रुतबा रहा है। आपने क्या बदलाव लाए? आपने कांग्रेस पार्टी को चुना है, इसका भी कोई ना कोई एक कारण तो बहुत बड़ा होगा। समस्याएं खत्म नहीं हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी, उसके बाद भाई भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लोग कह रहे हैं नोएडा के कि भाई अच्छा काम कर रही है। आप कहने की समस्या है अभी? मैं तो इस बात पे नहीं जाना चाहता। क्या राहुल गांधी जी को लीडरशिप सीखने की जरूरत है या सिखाने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ अगर इस तरह की आप बातें करेंगे तो हो सकता है कि डंडा लेकर के, हॉकी लेकर के, काला रंग लेकर के वो आपके दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाएं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी भी 49,000 रुपये की टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, तो आपने बोला कि भाई एक सूट वूट वाला राहुल गांधी जी भी कहाँ काम है अपनी लीडरशिप में? आरोप लगाना और आरोप लगा करके निकल जाना भारतीय जनता पार्टी के जो ये बयानवीर हैं, इनकी फितरत है। कांग्रेस पार्टी को कभी भी ना पहले एडवर्टाइज करना आया। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि कभी राजनेता से या किसी नेता से बात करनी हो तो सहज के बैठना चाहिए, और ये सहज और सरल की राजनीति और युवाओं की क्रांति की बात होती है तो कहीं ना कहीं सहज बनती भी है। और आज मेरे साथ हैं ऐसे ही यूथ कांग्रेस के पूर्व लीडर जिन्होंने यूथ कांग्रेस का भी नेतृत्व किया और जो आज हमारी यूथ कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस में भी एक अच्छा नेतृत्व करते आए हैं। दादरी विधानसभा से भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है। ऐसे एक युवा की बात मैं कर रहा हूं, ऐसी एक युवा सोच की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने केवल युवाओं के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए भी लड़ाई लड़ी। मैं बात कर रहा हूं दीपक भाटी चोटीवाला जी की। और केवल ऐसे व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो एक नेता के रूप में निकला है, ना कि नेता, एक बेटा के रूप में भी एक पहचान बनाई, एक माँ गंगा के पुत्र के रूप में भी एक अच्छी पहचान बनाई। तो स्वागत है युवा सोच टॉक सीरीज़ में दीपक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे एतराज़ है एक बात पे। आपने मेरा परिचय कराते हुए कहा कि युवा कांग्रेस के पूर्व नेता। यदि सांगठनिक दृष्टि से देखूं, राजनीतिक रूप से, तो युवा कांग्रेस में जो लोग राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं वो कभी भी अपने आप को पूर्व युवा कांग्रेस नेता या पूर्व युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कहलाना पसंद नहीं करते। क्योंकि राजनीति का ककहरा मैंने युवा कांग्रेस की जब राजनीति ज्वाइन की और शुरू की तो मैंने वहीं से सीखा और वहीं मेरी ट्रेनिंग हुई है। और युवा कांग्रेस NSUI में जिन लोगों की ट्रेनिंग होती है, मैं समझता हूँ कि पॉलिश होकर के एक सामान्य व्यक्ति जो राजनीति करना चाहता है, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता है, तो NSUI और यूथ कांग्रेस के माध्यम से जब वो सीख करके आगे बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ अपनी राजनीतिक हैसियत को, अपनी राजनीतिक पारी को वो विस्तार देता है, बल्कि क्या बेसिक समस्याएं नौजवानों की होती हैं, क्या बेसिक तकलीफ़ें आजकल हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं, तो उनका तजुर्बा उस व्यक्ति को होता है जो युवा कांग्रेस के माध्यम से अपनी राजनीति की शुरुआत करता है। तो मैं भले ही अभी कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर का, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं युवा कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष बना शुरुआत में और वहाँ से मेरी राजनीतिक पारी
आगे बढ़ी। आपने नेतृत्व किया है युवा कांग्रेस का और राष्ट्रीय सचिव भी आप रहे हैं यूथ कांग्रेस में। क्या जर्नी है आपकी? दादरी विधानसभा से निकलकर दिल्ली तक की रुख किया आपने। जिस समय कांग्रेस के नेतृत्व की बात आती है और जब गुर्जरों की बात आती है तो ऐसे बहुत सारे नेता निकलते हैं। गुर्जरों का एक युवा यूथ कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व निभाता है। क्या जर्नी रही दादरी विधानसभा से निकलने के बाद? मैं बैंक में जॉब करता था। कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे मेरा दफ्तर होता था और रोज़ाना मैं वहाँ आता जाता था। और जैसा एक नौजवान नौकरी पेशा व्यक्ति जिस तरीके से अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा होता है या करता है, तो मैंने भी शुरुआत वहीं से की। लेकिन उसी समय हमारे यहाँ उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और ज़बरन तरीके से यहाँ ज़मीनों का अधिग्रहण तत्कालीन सरकार ने किया। और जब भूमि अधिग्रहण हुआ तो हमारे गांव के भी सभी किसान उस अधिग्रहण से प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं मैं या मेरे गांव में मेरे बचपन के साथी जिन लोगों के साथ हम खेले कूदे बड़े हुए, उनको चिंता हुई कि हमारा पूरा भविष्य हमारी खेती किसानी वाली जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर है। और यदि इन ज़मीनों से हम कट ऑफ हो जाएंगे और इस तरीके से ज़बरदस्ती कोई निज़ाम आकर के हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का काम करेगा, तो ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो रणनीति बनी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमने किसान आंदोलन में हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारे गांव की क्या भूमिका रहेगी, हमारे गांव के मेरे समकक्ष जो नौजवान हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में सोचना शुरू किया। मम्मी ने नहीं बोला कि भाई तू नौकरी छोड़ के कैसे आ गया? किसान की खेती तो पापा करते, पापा देख लेंगे किसान के हक की लड़ाई, तो नौकरी कर बेटा। दरअसल मम्मी ने तो नहीं बोला, लेकिन मेरे दादाजी ने बोला। उनको हम बाबा जी कहते थे। तो मेरे बाबा जी ने बोला कि भैया ये ज़मीन हमारे पुरखों की है और यदि इन ज़मीनों को हमने नहीं बचाया हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी तौहीन हो जाएगी। तो जो भी हमारी ज़मीन है इनको बचाना सरकारी पंजे से बेहद ज़रूरी है। अब टेक्निकलिटीज़ तो वो नहीं समझते थे कि एक कानून है, उस कानून के माध्यम से सरकार ज़बरदस्ती कभी भी ज़मीन ले सकती है, अर्जेंसी क्लॉज लगा सकती है, ज़मीनों को हमसे छीन सकती है, कागज़ में हमें ज़बरदस्ती बेदखल कर सकती है। तो एक दौर था। तो उन्होंने जब मुझे ये बात कही तो मुझे ये बात छू गई। ठीक है, सरकार ने ये निर्णय लिया है, लेकिन हमें ज़रूर अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए खड़ा होना चाहिए। और पूरे गांव और पूरे क्षेत्र की राय यही थी कि हम संघर्ष करेंगे, आसानी से हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और वहाँ से मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर जो हमारा किसान संघर्ष था, वहाँ से अपनी ये सामाजिक यात्रा कहें, राजनीतिक यात्रा कहें, वहाँ से मैंने शुरुआत की। और वो दौर देखिए कि जब किसानों के ऊपर यहाँ गोलियाँ चलाई गई, कई किसान यहाँ पुलिस की गोलियों के शिकार हुए, तो एक नेता राहुल गांधी जिनका नाम है वो हमारे ज़िले में आते हैं, भट्टा पारसौल में। बिल्कुल, भट्टा पारसौल का केस मैंने भी सुना। और वो यहाँ आकर के केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद किसानों के हमदर्द के रूप में एक तरीके से अवतरित होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, पीड़ा को समझते हैं। और 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसको 2011 में आकर के ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं क्या खामियां हैं, और ठीक 2 साल के भीतर 2013 में नया कानून, नया भूमि अधिग्रहण कानून देश के सामने रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की यात्रा, कांग्रेस पार्टी का बहुत एक्टिवली यहाँ जो भूमि अधिग्रहण आंदोलन चल रहे थे उनमें केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद पार्टिसिपेट करना,
कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरणादायक था। तो वहीं से मैंने निर्णय लिया कि मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना है, कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना है। क्या पद मिलेगा, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, मेरी क्या भूमिका होगी, ये इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में और जिस जगह आप आते हैं यहाँ समाजवादी का और बहुजन समाजवादी का अलग अलग पार्टियों का एक यहाँ रुतबा रहा है, और कांग्रेस का जो है आपने कांग्रेस पार्टी को चुना है, इसका भी कोई ना कोई एक कारण तो बहुत बड़ा होगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं उन 3 रंगों से बहुत प्रेम करता हूँ जो हमारे तिरंगे झंडे में हमें दिखाई देते हैं। जब से मेरी याददाश्त है, शायद दूसरी क्लास से, तीसरी क्लास से, उस झंडे को हाथ में लेकर के उस झंडे के सम्मान में उसके सामने या पीछे खड़े होकर के अपने स्कूल के समय में, अपने कॉलेज के समय में हम लोगों ने बहुत गर्व महसूस किया है। तो आप, और मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, कि कांग्रेस पार्टी में आने का सबसे बड़ा मेरा जो कारण रहा कि मैं उन 3 रंगों से, जिनको मैं बचपन से सल्यूट करता आया हूँ, सलाम करता आया हूँ, नमस्कार करता आया हूँ, उनका आदर करता आया हूँ, मुझे उन 3 रंगों से बहुत प्रेम था। वो हमको भी है प्रेम। तो इसको इत्तेफाक कहें या नियति कहें, कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उसमें भी वही तीनों रंग उसी सीक्वेंस में। फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उसमें हमारा जो चक्र है उसमें हाथ का पंजा है। तो अंतरात्मा की आवाज़ है, प्रथम दृष्टा, जैसे कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, तो वो तिरंगे से मेरा लव एट फर्स्ट साइट था। तो यही सोच करके, यही देख करके, और बचपन से आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी क्यों बनी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच कैसी थी, तो वो सारी चीज़ों को हम बचपन से सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, और ऑथेंटिकली हम उन बातों को आत्मसात करते थे। जैसी जब उम्र होती थी, जितनी समझ होती थी, जितना हम इनटेक कर सकते थे, उतना करते थे। तो कहीं ना कहीं तिरंगे के 3 रंग और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भरा पूरा इतिहास, महात्मा गांधी से लेकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर के, इंदिरा गांधी जी से लेकर के, राजीव गांधी जी तक, तमाम नेताओं के बारे में हमने अपने जो सिलेबस था उसमें पढ़ा। तो हमने पाया कि वास्तव में इस देश को देश बनाने का काम इन नेताओं ने किया। तो निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है, और वहाँ फिर कांग्रेस पार्टी की जो हमारी युवा विंग है, यूथ विंग है, जिसको हम भारतीय युवा कांग्रेस कहते हैं, उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला। और मैं मेरी राजनीतिक पारी में सबसे पहले जो सबसे छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इकाई है हमारे संगठन की, ब्लॉक अध्यक्ष, बिसरख ब्लॉक का अध्यक्ष मैं चुना गया। तो वहाँ से मेरी राजनीतिक पारी शुरू हुई। दोस्तों बता दें, जहाँ हम बैठे हैं वो बिसरख के बहुत नज़दीक आता है, और ये एक आप समझिए कि ईश्वर की कृपा हो या नीति हो कि बिसरख की विधानसभा स्थान पर ही हम नेताजी से बात कर रहे हैं। और आपने बताया यूथ कांग्रेस में आपको राष्ट्रीय सचिव का भी पद मिला, और यूथ कांग्रेस में जब आपको पद मिला तो आपने पहली नीति कौन सी थी जिस पे काम किया? देखिए, मैंने बताया कि मैं सबसे पहले युवा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बना। उसके बाद राजनीति में पारदर्शिता को लेकर के राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ बहुत क्लोजली जो नेताओं की टीम काम कर रही थी, उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा सोचना था कि राजनीति में काबिलियत के आधार पर कार्यकर्ताओं का और नेताओं का चयन होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि
बहुत सारे नेता जो हमारी युवा विंग है कांग्रेस की, युवा कांग्रेस, उसमें पिछले दरवाजे से आ जाते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र स्थापित राहुल गांधी जी की प्रेरणा से उस समय जो युवा कांग्रेस के जो थिंक टैंक थे नेता, उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने की नीयत से युवा कांग्रेस में चुनाव के द्वारा पदाधिकारियों का चयन, ये प्रक्रिया शुरू की। तो जब मुझे पता चला कि भाई मुझे यदि संगठन में आगे बढ़ना है तो मुझे इस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा, तो मैंने अपने जो नौजवान साथी थे, अपनी जो टीम थी, जो मेरे साथ जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना उसके बाद जुड़ी या जिनको मैंने अपने साथ जोड़ा, तो उनसे मैंने चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, सामान्यतः चुनाव लड़ करके नेता विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन यदि सांसद और विधायक बनने से पहले आपको चुनाव लड़ करके कोई आपकी संगठन में क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसका निर्धारण करने का मौका स्वयं मिल रहा है, तो आपको इसको हाथों हाथ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस प्रक्रिया का मैं हिस्सा बना। हमने जो चुनावी प्रक्रिया थी उसको पूर्ण किया और 2011 नवंबर माह में, सन 2011 नवंबर महीने में जब ये उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आए संगठन चुनाव के, तो मैं दादरी विधानसभा का अध्यक्ष युवा कांग्रेस का निर्वाचित हुआ। अच्छा। मतलब बैलेट पेपर पे स्टैंप लगा करके लोगों ने, जो हमारे सदस्य थे युवा कांग्रेस के, उन्होंने हमें चुना और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट लेकर के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला मैं पदाधिकारी बना। क्या जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं कि आपने बैलेट पेपर पे आपका चुनाव हुआ जब आप विधानसभा अध्यक्ष बने, क्या ये हर पार्टी में होता है इस तरीके का? नहीं, दूसरी पार्टियों में नहीं होता है। अच्छा। ये भारतीय युवा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जहां सदस्य बनाने होते हैं, ऑथेंटिक सदस्य बनाने होते हैं, उनसे आपको वोट डलवाना होता है। वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी वोट दे सकते हैं। बिल्कुल। यदि कई साथी हमारे जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं या विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो सभी लोग सदस्यता करते हैं। ओके। तो जो सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएगा, सबसे ज़्यादा अपने लिए वोट डलवाएगा, वो रेस में आगे रहता है। इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप पदाधिकारी के तौर पर संगठन में काम करते हैं तो आपको एक टीम चाहिए होती है। बिल्कुल। युवा कांग्रेस में जब निर्वाचित होकर के आप पदाधिकारी बनते हैं तो वो चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही सर्टेनली आप एक अपनी टीम बना लेते हैं और आपने एक टीम बना ली, फिर आप जो पद पे चुन करके आना चाहते हैं उस पर आप चुन करके आ गए। तो एक टीम आपके पीछे है, एक पद आपके पास है, तो मोटा मोटी आप ये मान के चलें कि आपका आधे से ज़्यादा काम पहले ही हो चुका होता है। फिर आप जनहित के विषयों को लेकर के लोगों के बीच में जा सकते हैं, प्रशासन के समक्ष आप जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। तो इसका मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो उस प्रोसेस से, उस सिस्टम से निकला हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का जब 2 साल का कार्यकाल मेरा पूरा हुआ युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, तो उसके बाद फिर चुनावी प्रक्रिया हुई 2014 में जनवरी में। मुझे याद है 30 जनवरी को शायद हमारा चुनावी नतीजा आया था पूरे उत्तर प्रदेश में। तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का मैं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुआ। फिर हमने लगातार संघर्ष किया। यहाँ के जो वर्तमान सांसद महोदय हैं, उस समय भी वो सांसद थे, तो उनके समक्ष हमने तमाम विषयों को लेकर के
शांतिपूर्ण समाधान की बात हो तो हमने 1-to-1 उनसे चर्चा की। आक्रोश प्रदर्शन करना हो, उनके घर का घेराव करना हो, उनसे यहाँ के किसानों को लेकर के, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को लेकर के सवाल पूछने की बात हो तो हमने उनसे सवाल पूछने का काम किया। तो लगातार 2018 तक मैंने संघर्ष किया। सवाल आपने पूछा था कि जब आप राष्ट्रीय सचिव बने आपने क्या बदलाव लाए। मेरा पूछने का मायने ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से लीडर थप देते हो भाई मुझे तो करना ही है, ऊपर से ऑर्डर आ गया मुझे तो यही मानना है, कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी नीतियां लोग भूल जाते हो कांग्रेस पार्टी में। मैं उसी पे आ रहा हूँ। बेसिकली जब मैं राष्ट्रीय सचिव बना फरवरी 2018 में मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, तो सबसे पहले तो मुझे खुद ये महसूस हुआ कि जिस कार्यकर्ता का राजनीति में कोई वकील नहीं है, कोई पैरोकार नहीं है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, उस एक सामान्य कार्यकर्ता को राहुल गांधी जी ने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में फिल्टर होते 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 ब्लॉक अध्यक्ष जो व्यक्ति रहा हो, जो सबसे छोटी इकाई हमारी है, वहाँ से वो व्यक्ति सर्वोच्च जो हमारा एक पद है, एक जिम्मेदारी है, वहाँ तक राहुल गांधी जी की सोच ने, उनके सिस्टम ने, जो पारदर्शी व्यवस्था उन्होंने बनाई नौजवानों के लिए, उस व्यवस्था ने वहाँ ले जा कर के बिठा दिया। तो सबसे पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है। फिर मैंने देखा कि यार इतने संघर्ष किए हैं, मेहनत की है, एजिटेशंस किए हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम किया है, सड़क पर लेट करके संघर्ष किया है, तमाम तरह के आंदोलन किए हैं, और ऐसा कोई भी राजनीतिक क्षेत्र का कोना नहीं है जिसको मैंने टच नहीं किया हो, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक विपक्षी कार्यकर्ता की और पदाधिकारी की हैसियत से। तो जब मैं राष्ट्रीय सचिव बना तो मेरा सबसे पहला विचार या सोच ये थी कि जिस नेता की सोच से, जिस नेता के पारदर्शी सिस्टम और व्यवस्था से मैं ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय सचिव तक का सफ़र तय कर पाया, ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। हाँ, मेरे लिए तो, मैं तो एक सामान्य, भाई मेरे पिताजी तो कभी गांव के पंच भी नहीं रहे, एक सामान्य किसान परिवार से आने वाला व्यक्ति जब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के युवा मोर्चा के, युवा संगठन के राष्ट्रीय सचिव जैसे पद पर पदस्थ होता है, तो ये तो मिरेकल है। लेकिन ये संभव हुआ राहुल गांधी जी की सोच की वजह से। लेकिन मेरे मन में विचार जो सबसे पहले आया कि भाई मेरे जैसा कार्यकर्ता जब वहाँ से लेकर के वहाँ तक आ सकता है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम के माध्यम से, इसी फॉर्मूले के माध्यम से जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाया, मैं उन तमाम सामान्य गांव गरीब किसान परिवारों के बच्चे जो राजनीतिक रूप से संघर्ष करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं कैसे ताकत देने का काम करूं, उनको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनकी भागीदारी संगठन में सुनिश्चित हो, उनकी आवाज़ प्रखर, मुखर और बुलंद रहे, संगठन में उनकी आवाज़ सुनी जाए, प्रशासन में उनकी आवाज़ सुनी जाए, भले ही हम विपक्ष में हैं। तो वो तमाम टूल्स जो हमने इस्तेमाल किए, वो तमाम जो विषय जिनको लेकर के हमने अपनी राजनीति की, मेरा प्रयास रहा, मुझे मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में बतौर प्रभारी काम करने का मौका मिला। ये मैंने सुना कि आप कई जगह के प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के माध्यम से। जी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मैं हरियाणा का बहुत लंबे समय तक प्रभारी रहा, और मैंने तीनों प्रदेशों में देखा कि तमाम नौजवान बनिस्बत इसके कि हवा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार बह रही थी, लगातार हम चुनाव हार रहे थे, लेकिन फिर भी नौजवान कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में वो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे थे,
अपने समाज में जो बदलाव वो लाना चाहते थे, उनको लगता था कि कांग्रेस पार्टी ही वो संगठन है, कांग्रेस पार्टी ही वो व्यवस्था है जहाँ रह कर के वो सामाजिक बदलाव के लिए काम कर सकते हैं। तो सामाजिक बदलाव की बात हो और तमाम जो ऐसे विषय हैं जिनको हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तो तमाम नौजवान आज भी कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा को जी रहे हैं, बुलंदी के साथ उस विचारधारा को साथ लेकर के चल रहे हैं। करोड़ों नौजवान आज भी इस देश के अंदर हैं जो हमारे अग्रिम संगठनों में, चाहे NSUI हो, चाहे युवा कांग्रेस हो, तमाम वो लोग काम कर रहे हैं। और जब मैंने अपना युवा कांग्रेस का टेनर 2022 में समाप्त किया, तो मैंने देखा पीछे मुड़ करके, तो तमाम नौजवानों के चेहरे मुझे नज़र आते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर, जो संघर्षों पे चल रहे थे उस समय, अपने काबिलियत के दम पर देश की राजनीति में जगह बनाने में सफल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं कि जब मैं प्रभारी के तौर पर वहाँ काम कर रहा था, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने उनको विधानसभा, लोकसभाओं के टिकट दिए। वो आज अलग अलग प्रदेशों की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में बैठे हैं। हरियाणा की विधानसभा में हमारे साथी बैठे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे साथी बैठे हैं, हमारे साथी लोकसभा में बैठे हैं जिनके साथ हमने काम किया या जिन प्रदेशों में प्रभारी के तौर पर मैंने काम किया। तो अच्छा लगता है कि संघर्षशील नौजवान जो संघर्ष के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर राजनीति के माध्यम से समाज में, प्रदेश में, देश में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, उन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो ये अपने आप में एक अच्छी फीलिंग है। ये आपने सही कहा। मेरी भी जो यात्रा शुरू होती है जेवर से शुरू होती है, और मैं गांव शारोल से आता हूं, जिसमें भट्टा पारसोल में गांव के कई लोगों के जो है चोट भी आई और गोलियां भी उनको लगीं, किसानों को लेके। मेरी जो जर्नी शुरू होती है, यात्रा जो शुरू होती है, वो किसान आंदोलन से होती है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या किसानों की रही है, और कहीं ना कहीं किसानों के साथ अत्याचार भी हुए हैं। लेकिन आपने अभी बात की कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटियाँ मिली, हर विधानसभा में यात्रा करने का एक अवसर मिला, प्रभारी रहे, बहुत लोगों को एक विधायक और एक MP बनने का एक सौभाग्य मिला। मैं जब भी दादरी विधानसभा से निकलता था और जब भी मैं इधर आसपास से निकलता था, मैं एक सिंबल देखता था, दीपक भाटी चोटी वाला। भाई ये चोटी वाला जो टैग है, ये टैग कैसे मिला? और टैग के साथ साथ विधानसभा में एक अवसर भी मिला कि आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, कांग्रेस ने आपको अवसर दिया विधानसभा लड़ने का। तो एक तो मैं इस टैग के विषय में जानना चाहूँगा। जब भी मैं निकलता था, और ज़्यादा एज नहीं होगी उस समय मेरी, और मैं 2016 से, जब मैं 10th क्लास पास आउट ही कर रहा था, उस समय मैं देखता था चोटी वाला भाई, दीपक भाटी चोटी वाला भाई। तो इस तरीके से आपके एक सिंबल चलते थे, उन सिंबल का राज बताइए थोड़ा। हम गाज़ियाबाद रहते थे जी। वहीं जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो वहाँ हुई। तो गर्मी की छुट्टियों में जब हम गांव आते थे, तो मेरे बाबा जी जो थे, हम 4 भाई हैं, तो हमारे गांव में थाना है, थाने के सामने एक छोटा सा खोखा होता था। जी। तो उस वो खोखा था नाई का खोखा, मतलब वहाँ बाल, ये हजामत बनाने का काम होता था। तो हमारे एक चाचा थे, प्रेम चाचा, प्रेम नाई उनको कहते थे, तो हम तो चाचा ही कहते थे, प्रेम चाचा थे। बिल्कुल। तो हमारे जो बाबा जी थे, छुट्टियों में हम घर आए गर्मियों में, तो हम चारों भाइयों को, किसी को पिद्दी बिठा के, किसी को गोदी ले करके, किसी को पैदल पैदल वो प्रेम चाचा के खोखे पे हमें ले जाते थे। और वहाँ ले जा कर के वो कहते थे, भैया इनके बच्चों के सिर पे मशीन फेर दे। तो प्रेम चाचा हमारे बहुत निर्दयी थे, हम छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि हमारे ये वाला जो इलाका है, ये वाला फेस का जो क्षेत्र है, इसको वो घुट्नों में दबा लेते थे। अच्छा। क्योंकि हिलते डुलते थे। और उनके पास एक मशीन थी, और मशीन भी पहले, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई हैं, वो एक पूरा कर देती हैं। वो हाथ वाली मशीन थी, वो मैंने भी देखी है ना। वो पीछे से पीतल की होती थी और आगे से बहुत बड़ी सी, उससे बहुत डर लगता था हमें। और वो कच 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 करके हमारा पूरा,
और वो बाल भी उखाड़ती थी, बहुत पेनफुल रहता था। तो ये बताने का लबो-लुबाब ये है कि जब बाल कटते थे तो बाबा जी कह देते भाई प्रेम छोटी छोटी चुटिया छोड़ देना इनके बच्चों के, तो चोटी हमारी बाबा जी छुड़वा देते। तो ये यादगार साल दर साल बनी रही। तो जब किसान आंदोलन हमारे यहाँ शुरू हुआ तो हमारे दादाजी को कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो उनको देखना दिखाना चीज़ें चलती रहीं। तो गर्मियों का समय था, तो मैंने अपने बाल, क्योंकि फिर हम बड़े हो गए थे तो अब बाबा जी के काबू में तो आते नहीं थे, तो हमने बाल छोटे कराने शुरू कर दिए, लेकिन वो पूरा हम उसको नहीं करवाते थे। तो मैंने बाल काफ़ी बड़े थे, तो बाल जब छोटे कराए तो अपने ही मन से मैंने छोटी सी चोटी यहाँ छुड़वा ली। बाल छोटे हो गए, चोटी थोड़ी दिख रही थी। तो जब मैं घर लौटा तो उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश हुए। भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया, चुटिया छुड़वा ली भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया। तो वो बहुत खुश हुए। बुजुर्ग लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बड़े प्रसन्न रहते हैं। भाई हमारे संस्कार की बात है ये, है ना। और गांव देहात में तो, और ख़ासकर हिंदू परंपरा में तो चोटी रखना पहले रवायत होती थी, पहले ये था, लेकिन धीरे धीरे परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। तो बहुत खुश हुए। उनको कैंसर था, तो मेरे ख्याल है उसके एक 1.5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो जब चोटी देख करके वो खुश हुए तो मेरे को वो बात बहुत मन को छू गई थी कि भाई ये इतनी तकलीफ में है, लेकिन इनको इस बात से बड़ी खुशी मिली है। तब तक मैं राजनीति में नहीं था, राजनीति में तब तक मैं नहीं आया था। अच्छा। तो जब वो गुजर गए तो मैंने फिर परमानेंट चोटी रखना अपने सर पे शुरू कर दिया। मैंने चोटी को कभी कटवाया नहीं, अपने दादाजी की याद में कि भाई ये उनको अच्छी लगती थी, मैंने इस चोटी को कभी अपने सर से अलग नहीं किया। तो ये चोटी की कहानी ये है कि इसको मैंने अपने दादाजी की याद में रखा है। अब टाइटल कैसे बना ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि भाई चोटी वाला जहाँ देखो वहीं पोस्टर पे देखे तो भाई चोटी वाला दीपक भाटी कौन भाई चोटी वाला। मैं राजनीति में आया दादाजी की डेथ के 1 साल के बाद। अच्छा। अक्टूबर 2008 में उनकी डेथ हुई और नवंबर 2009 में मैं राजनीति में आया। तो अमर उजाला अखबार के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे उस समय ग्रेटर नोएडा में श्री SS अवस्थी जी। तो प्रेस नोट हम पहले हाथ से लिख के, कोई कार्यक्रम होता था तो हाथ से लिख के दे के आते थे। तो उन्होंने अखबार में, मैं तो लिखता दीपक भाटी, लेकिन अखबार में छपता दीपक भाटी चोटी वाला। तो मेरे को बड़ी कोफ्त होती, थोड़ा मेरे को हल्की सी शर्मिंदगी होती। मेरा मानना ये था कि मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे गांव के लोग, परिवार के लोगों को ऐसा लगता होगा कि लड़के ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में या अखबार में खबर के चक्कर में अपना गोत्र बदल लिया है। है ना, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने उनको जा कर के प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा सर ये आप मेरा लिख देते हो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। बोले कि दीपक बहुत कॉमन नाम है और चूंकि ये गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, खासकर दादरी विधानसभा, तो यहाँ भी भाटी गोत्र के जो लोग हैं उनकी मेजॉरिटी है। अगर दीपक भाटी नाम रहता है तो लोगों को समझने में दिक्कत आती है कौन सा दीपक भाटी है, क्योंकि यहाँ तो टाइटल के ऊपर ही गुजरों का तो नाम मैंने ही कहा टाइटल नहीं, पे है। नहीं सर ये आप मत करो, मुझे ये थोड़ा बुरा लगता है, मैं असहज हो जाता हूँ। तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ मारा, बोला कि सुनो, अखबार में तो दीपक भाटी छोटी वाला ही छपेगा। अच्छा। और सुनो मेरी बात, कभी याद रखोगे तुमको चोटी वाला के नाम से ही जाना जाएगा। मैं नया नया राजनीति में था, वो एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ थे, रिक्वेस्ट करके खबरें छपवाते थे हम, तो अड़ने की गुंजाइश ही नहीं थी कि उनके सामने अड़ जाएं। तो उन्होंने जो कहा उस समय वो वास्तव में सही कहा था। संगठन के लिए चलो मैंने जो भी काम किया या जो भी थोड़ी बहुत मैंने पहचान बनाई है,
चोटी वाला के नाम से लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। तो ये चोटी क्यों रखी वो भी मैंने आपको बताया, और ये राजनीतिक रूप से मेरे नाम के साथ टाइटल कैसे बना मैंने आपको ये भी बता दिया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संस्कार और संस्कृति के प्रभाव में जो चीज़ हमारे पास होती है कहीं ना कहीं वो एक विद्यमान तरीके से नज़र आती है हमें। क्योंकि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और एक युवा को, क्या कांग्रेस युवाओं को चांस देती है? क्योंकि ये आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने से पता चलता है। यहाँ दो चीज़ निकल के आती हैं, क्या आपको जातीय आधार पर विधानसभा की सीट मिली, या आपको युवा नेतृत्व के आधार पर मिली, या आपने जो कुशल परिपक्व तरीके से काम किया उसके प्रकार से मिली? देखिए, आज़ादी के बाद से ही नेतृत्व सृजन का जो काम इस देश के अंदर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जातियों से, पंथ, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठ करके हमेशा काबिल लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तमाम ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे, जो बहुत कम उम्र में प्रदेशों के मुख्यमंत्री बन गए, बहुत कम उम्र में प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में विधानसभाओं में विधायक चुने गए। तो कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से चाल चेहरा चरित्र ही ये रहा है कि सुदूर देहात से, आदिवासी क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, जहाँ से भी नए नेतृत्व को लाकर के आप बागडोर सौंप सकते हो, जनता के वेलफेयर के लिए आपको सौंपना चाहिए। जहाँ तक 2022 में मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नया था। 2022 आते आते मुझे लगभग 12-13 साल का संगठन का अनुभव था। बहुत सारे नौजवान साथियों को चुनाव लड़ाने का भी अनुभव था। बहुत सारे साथियों को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो मैंने उनके चुनाव का प्रबंधन और तमाम चीज़ें मैंने बहुत बारीकी से देखी। लेकिन टर्निंग पॉइंट था उत्तर प्रदेश में हमारी नेता, मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का प्रभारी के तौर पर नियुक्त होना। ये टर्निंग पॉइंट था। जब हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे तो प्रियंका गांधी जी ने दो बातों पर बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि बीते लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। कभी किसी से गठबंधन हो रहा है, कभी किसी से गठबंधन हो रहा है, और हमें कम सीटें मिल रही थी, हम कम सीटें जीत रहे थे। हमारे पास जिन सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहाँ हमारा कैडर, हमारा संगठन कमज़ोर हो रहा था। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये प्रियंका जी के नेतृत्व में? यस, उत्तर प्रदेश के नेताओं को उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। वोट परसेंटेज, नंबर ऑफ सीट्स जो हम जीतेंगे, डजंट मैटर। हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक ब्लॉक पर, हर एक जिले में हमारा संगठन, हमारा मजबूत कार्यकर्ता होना चाहिए। उसके बाद चुनाव लड़ने लायक जो लोग थे उनके चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, और कई प्रक्रियाओं से मैं भी गुजरा। तमाम पर्यवेक्षक, तमाम सर्वेस, तमाम सारी चीज़ें यहाँ हुई, और पार्टी की जो आंतरिक व्यवस्था है कि भाई सर्वे क्या कह रहा है, हमारे पर्यवेक्षक क्या कह रहे हैं, पॉपुलैरिटी कैसी है, अनुभव कितना है, आपके विधानसभा क्षेत्र में यदि चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्षेत्र आपको एक्सेप्ट करेगा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। ये तमाम पहलू होते हैं, और ये पहले से ही इन सब चीज़ों पे किसी भी कार्यकर्ता को तौला जाता है। मापदंड है। कांग्रेस इस तरीके से प्रोसीजर में काम करती है? यस, बिल्कुल। लगता तो नहीं है कांग्रेस की लीडरशिप को देख के। नहीं, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का विधानसभा का टिकट लेना, लोकसभा का टिकट लेना कोई हलवा थोड़ी है कि कोई भी आए उठा के चला जाए। अब तो सब ये बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ऐसे ही सीट बांटती है। अब मैं तो इस बात पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि राजनीतिक कटाक्ष करना, राजनीतिक व्यंग्य करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी
कि लोगों के खिलाफ अगर इस तरह की आप बातें करेंगे तो हो सकता है कि डंडा लेकर के, हॉकी लेकर के, काला रंग लेकर के वो आपके दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो राजनीतिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आस्था इस देश के लोगों के दिलों में पैदा की है, तो ये व्यंग्य और इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारा कार्यकर्ता क्या कह रहा है, कार्यकर्ता क्या चाहता है, हमारे नेता क्या चाहते हैं, संगठन की क्या भूमिका चुनाव में रहने वाली है, तो वो सारी चीज़ों को देख करके निर्णय लिया जाता है। हाँ, मैं एक बात का श्रेय लेना चाहूँगा जी। विधानसभा चुनाव से लगभग छः माह पहले एक योजना बनाई और उस योजना में था कि किस तरीके से हमारी विधानसभा के एक एक घर तक हम पहुँचें, लेकिन उसका तरीका हमें पता नहीं था। एक तरीका तो ये है कि हम हर गांव में जाएं, अपना पोस्टर बनाएं और सबके घरों में दरवाज़ों पे दे के आएँ। एक तरीका ये था कि हम गाँव की चौपाल पर लोगों को सबको इकट्ठा करें, उनसे अपना परिचय बताएं, उनसे मेल मुलाकात करें, उनको अपना एजेंडा बताएं, अपने बारे में बताएं कि हम क्या करने आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्यों गांव में आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा कि अपना पर्चा बांटो, लोगों को बुला के उनको उनके सामने भाषण पेलने लग जाओ। मुझे लगा ये सेल्फिश हो जाएगा। अगर यही एक्ट कोई मेरे सामने आकर करे, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड का समय था, 2021 में कोविड का समय था, और उसी समय जो हमारी कांवड़ यात्रा थी उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उसमें भीड़ इकट्ठा होती है और कोरोना बहुत चरम पे था, उसके फैलने की आशंका थी। तो मेरे दिमाग में एक, और मेरे कुछ साथी हैं, एक विचार आया कि भाई एक काम किया जा सकता है कि हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया जाए, और चूंकि हमारे क्षेत्र दादरी विधानसभा क्षेत्र से और पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर से लाखों की तादाद में शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। उस साल कांवड़ यात्रा हो नहीं रही थी, तो बिल्कुल योजना बनाई साथियों ने मिलकर के कि हम क्या करते हैं कि टैंकर के द्वारा वहाँ से गंगा जल मंगवाते हैं, उनको बॉटल पैक करते हैं, और चूंकि 5 लोगों से ज़्यादा आप एक साथ नहीं जा सकते, एक साथ नहीं कर सकते, तो 5-5 लोगों की टीम बनाते हैं। अच्छा। और गंगा जल बॉटल पे एक स्टिकर लगा देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि किसने, कौन इसको बांट रहा है, कौन इसको दे रहा है। तो सावन के पवित्र महीने में जो हमारे क्षेत्र के लोगों की आस्था है उसका सम्मान हो जाएगा और हमारा परिचय हो जाएगा, क्योंकि लोग कांवड़ यात्रा पे जा नहीं रहे हैं। तो ये विचार आया, इसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे एक अब तो पार्षद हो गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में है ना, आकाश भाटी मेरा छोटा भाई है, उस समय कांग्रेस में था। हमने उसको कहा भाई हमें आपकी मदद चाहिए, तो हमारे छोटे भाई आकाश भाटी ने वो तमाम वहाँ से हमारे लिए व्यवस्थाएं की, गंगाजल हम तक पहुँचा, और यहाँ हमने, हमारे परिवार के लोगों ने उसको बॉटल पैक किया, और रोज़ाना सवेरे हम 7:30 बजे घर से निकलते और शाम को 7:30 बजे हम घर में आके, जैसे आपने गंगाजल, हर घर गंगाजल कैंपेन के नाम से चलाया था। जी जी जी, गंगाजल संकल्प यात्रा। अच्छा, बहुत हमारा कैंपेन था गंगाजल संकल्प यात्रा। तो गंगाजल संकल्प था, संकल्प ये था, इसके पीछे कोई राजनीतिक संकल्प नहीं था। संकल्प ये था कि जब तक इस विधानसभा के घरों को हम सब घर तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी ये यात्रा चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और सावन के पहले दिन से, 2021 में जो सावन का पहला दिन था, उस दिन से हमने इस यात्रा का श्री गणेश किया, और 6 माह ये यात्रा लगातार चलती रही। सोशल मीडिया पे बिल्कुल बहुत अच्छा कैंपेन था ये कैंपेन मैंने खुद देखा। तो नॉन पॉलिटिकल कैंपेन था, लोगों तक किस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं, लोग किस तरीके से ये जान पाएं कि दीपक भाटी चोटीवाला नाम का एक कांग्रेस का वर्कर है जो बिसरक गांव का रहने वाला है,
इसी विधानसभा का रहने वाला है। जो जानते थे वो और जान जाएं, और जो नहीं जानते थे उनसे भी मेरा परिचय हो जाए। इसके पीछे यही मंशा थी। नहीं पता था कि 2022 में चुनाव लड़ने का मौका मिलने वाला है। अच्छा। उस समय तक नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि भाई राजनीति कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, तो महत्वाकांक्षा है कि ज़रूर एक दिन चुनाव लड़ने का मौका मिले। चुनाव लड़ने का मौका मिले तो चुनाव जीतने का मौका मिले, और चुनाव जीतने का मौका मिले तो जिन समस्याओं से हम दो चार हो रहे हैं, खासकर जो समस्याएं किसानों की समस्याएं भूमि अधिग्रहण के बाद यहाँ उत्पन्न हुई हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बदस्तूर जैसी आज हैं वैसी थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी तब वो समस्या शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कार्यकाल अभी 1.5 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। आज भी समस्याएं जिसकी तस हैं। तो मंशा यही थी कि कम से कम एक जनप्रतिनिधि के रूप में ईमानदारी के साथ जो लोगों की समस्याएं हैं, जिनसे आज भी जो 2008 में समस्या थी वही समस्या आज भी है। क्या अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई? क्योंकि समाजवादी पार्टी, उसके बाद भाई भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लोग कह रहे हैं नोएडा के कि भाई अच्छा काम कर रही है। आप कहने की समस्या है अभी? देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो ये तो पुरानी रवायत है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भारतीय जनता पार्टी के लोग बनते रहें, बात अलग है। लेकिन ये मेरी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उनके संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी हैं, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। अधिकारी चाहे यहाँ के प्राधिकरणों में बैठे हों, चाहे यहाँ के प्रशासन में बैठे हों, चाहे पुलिस में बैठे हों, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, कैडर को, जिस पार्टी की सरकार है उनके कैडर को, वास्तव में कैडर और जनप्रतिनिधियों को पता होता है कि कहाँ क्या समस्या है। पुलिस वाले को, प्रशासनिक अधिकारी को नहीं पता होता है। गांव का आदमी बताएगा कि मेरे गांव में ये समस्या है, क्षेत्र में ये समस्या है। जनप्रतिनिधि बताएगा कि मेरी विधानसभा में ये तकलीफ है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ सरकार और सरकार के बीच में जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के साथ में प्रशासन, तो बीच वाली जो कड़ी है जनप्रतिनिधि वाली या पॉलिटिकल कार्यकर्ता वाली, वो हट गई है। सरकार ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चल रही है। तो उससे क्या नुकसान है कि असल जो मुद्दे हैं, किसानों की तमाम समस्याएं आज भी यहाँ हैं, ब्यूरोक्रेट्स को उन पे फोकस ही नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, यदि आप किसान की मदद कर दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई, किसान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डाले, भाजपा सरकार डाल रही है, और आप कह रहे हैं किसान। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बदला। राहुल गांधी जी जनता के बीच में आए, उन्होंने देखा क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान किया। आज पूरे देश का किसान भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ ले रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस जनपद में राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, किसानों के संघर्ष में शामिल हुए, यहाँ के किसान आंदोलन की वजह से नया भूमि अधिग्रहण कानून बना और लागू हुआ, उसी जनपद के किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश के आदिवासियों के लिए वन अधिकार कानून कांग्रेस पार्टी लेके आई। जो आप अभी किसान निधि की बात कर रहे हैं, मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेके आई। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, स्वास्थ्य का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, वनों का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, हमारा भूमि अधिग्रहण बिल कानून जो है कांग्रेस पार्टी ने दिया। मतलब आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। इतना कुछ कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आम आवाम के लिए किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी को कभी भी ना पहले एडवर्टाइज करना आया और ना कांग्रेस पार्टी एडवर्टाइज करने में भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी काम करने में भरोसा करती है, और वो दिन दूर नहीं है कि समय बदलेगा,
देश में निज़ाम बदलेगा, नया नेतृत्व आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम हमारे जो ऐसे नेता हैं जो जिनकी एक एक सांस, जिनकी एक एक धड़कन इस देश की आम आवाम के लिए ही है, वो इस देश के लिए और क्या कर सकते हैं, हम सबको देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपये अगर हम नीचे तक, किसानों तक, व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या किसी मजदूर तक पहुंचाते हैं तो वो जाके वहाँ 1 रुपया ही हो जाता है, क्योंकि उसमें बीच में खाने वाला भी है, उसके बाद जो उसका सेक्रेटरी है या कोई वर्कर है, उसके बाद पहुंचाने वाला है, वो बैंक तक पहुंचता है, बैंक का जो वर्कर है वो भी खा जाता है, तो वो वहाँ तक पहुंचता है। और आप बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो हितैषी है। एक बात बताइए रोहित जी, और भाजपा सीधा किसानों के अकाउंट में निधि डाल रही है और युवाओं तक उद्योग लोन पहुंचा रही है, उनके व्यापार के लिए काम कर रही है, और आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप काम कर रही है। मैं बताता हूँ आपको, आपने राजीव गांधी जी का जिक्र किया जी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक किसान के ऊपर अगर 60,000 रुपये का ट्रैक्टर का लोन हो जाए तो उसकी ज़मीन नीलाम करने का काम ये सरकार करती है? क्या कभी आपने सोचा है कि इस देश के अंदर लगातार कर्ज के कारण, फसल बर्बाद होने के कारण, सरकार की लाल फीताशाही के कारण किसानों की आत्महत्याओं के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसानों का जो बीमा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आपने कभी सोचा है कि फसल बर्बाद हो जाती है और फसल बीमा जो किसान कराता है उसको 40 पैसे, 50 रुपये, 50 पैसे, 5 रुपये, 10 रुपये का अनुदान मिलता है बीमा कंपनी से। आपने बेरोज़गारी की बात की। इस देश के अंदर 40 वर्षों, पिछले बीते 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यदि कभी थी तो आज है। आपने कभी सोचा है कि मोदी जी अपने चंद कारोबारी मित्रों, उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश के आम आवाम की जेब को काट करके, उनका खून चूस करके उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं? बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है समझने को। राजीव गांधी जी जैसी ईमानदारी को आत्मसात वर्तमान प्रधानमंत्री जिस दिन कर लेंगे, इस देश का भला होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा वो करेंगे नहीं। 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति, दिन में 4 बार कुर्ता बदलने वाला व्यक्ति, लगातार लाइमलाइट में रहने वाला व्यक्ति, कैमरे की पोजीशन देख करके लोगों की तरफ मुस्कुराने वाला व्यक्ति, उस रोते हुए किसान की पीड़ा, उस बहन जिसकी आबरू लुट रही है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, मुंह अंधेरे में, हाथरस में एक दलित की बेटी को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डाल करके प्रशासन के द्वारा, ये लोग नहीं समझ सकते। आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी भी 49,000 रुपये की टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, तो आपने बोला कि भाई एक सूट वूट वाला राहुल गांधी जी भी कहाँ काम है अपनी लीडरशिप में? 49,000 की और 50,000 की टी शर्ट राहुल गांधी पहन के घूम रहे थे। तो सबसे पहले तो आरोप लगाना और आरोप लगा करके निकल जाना भारतीय जनता पार्टी के जो ये बयानवीर हैं, इनकी फितरत है। राहुल गांधी सामान्य सी एक टी शर्ट आज भी वो पहन रहे हैं, हाथ का पंजा यहाँ बना हुआ है, उसको पहन रहे हैं, हम लोग भी पहनते हैं, हमारे पास भी हैं। 499 रुपये की टी शर्ट है, ठीक है। अब उसको आप 4,990 की कह दो या 49,990 की कह दो, हो सकता है 5 लाख की भी कह सकते हो आप, क्योंकि मुंह के सामने मैदान है, कुछ भी कहिए और निकल जाइए। राहुल गांधी जी ने 4,500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, लाखों लाख लोगों से वो मिले, पीड़ितों से मिले, वंचितों से मिले, शोषितों से मिले, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा क्या? राहुल गांधी जी ने लगातार 4,500 किलोमीटर चल कर के दिनों दिन बताया कि किस तरीके से, किस प्रदेश में क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस तरीके से लोग देखना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करेगा। क्या ये चुनावी? राहुल गांधी जी हर 2 से 3 दिन में एक पत्रकार वार्ता करती थी। देश के प्रधानमंत्री ने बीते 11 साल में कितनी पत्रकार वार्ताएं की हैं, ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए।
राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में हर 2 से 3 दिन में पत्रकार वार्ता करते थे, सीधा सवालों को झेलते थे। और एक बात, आपने अभी अपने आधा सवाल पूछा कि क्या इसका चुनाव से, हाँ, मैं खुद कहना चाह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा क्या चुनावी कैंपेन था? 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है सितंबर में और 2023 में जनवरी में खत्म हो जाती है, यानी चुनाव से 1.25 साल पहले। कौन नेता ऐसा करता है भाई आज की तारीख में? आज बिहार में चुनाव है तो मोदी जी ने बिहार जाना शुरू कर दिया है, कल को आसाम में चुनाव होगा तो मोदी जी आसाम जाना शुरू कर देंगे, परसों को बंगाल में चुनाव होगा तो बंगाल का हिंदू खतरे में आ जाएगा। राहुल गांधी जी 1.25 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा पूरी करके इस देश के आम जनमानस की आवाज़ को सहेज करके अपने दिल में तैयार हो गए थे कि हाँ, अब इनकी आवाज़ बन करके हमें अलग अलग प्रदेशों की विधानसभाओं में और इस देश की लोकसभा में सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना है। क्या दीपक भाटी ने भी भारत जोड़ो यात्रा से कुछ सीखा? बिल्कुल, आपको एक उदाहरण देता हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले जब महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान आए तो उनके सहयोगी आप कह सकते हैं, या उन्होंने महात्मा गांधी जी को सुझाया कि आपको क्या करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सुझाया और महात्मा गांधी जी ने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई उनको भारत भ्रमण करना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने भारत भ्रमण किया, सुदूर क्षेत्रों में वो गए, अलग अलग प्रदेशों में गए और उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से दुरूह परिस्थितियों में अंग्रेजी राज में देश के नागरिक जीने को मजबूर हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने देखा और समझा और पाया कि किस तरीके से इस देश में निरंकुशता चरम पर है, सांप्रदायिकता चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों का शोषण चरम पर है, नौजवानों का शोषण चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार मौन है ना। तो उन्होंने यात्रा से सीखा और देखा और परिपक्व हुए, उनको और आत्मबल मिला, वो और मजबूती के साथ इस देश की आम आवाम के हक और हुकूक की लड़ाई को जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे उनको मौका मिलता है लड़ने काम करते हैं। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है, लगभग 1500-1800 किलोमीटर यात्रा में अलग अलग प्रदेशों में बीच बीच में जहाँ जहाँ जैसा जैसा मुझे मौका मिला मैं गया। गंगा जल संकल्प यात्रा मैंने 6 महीने तक की। तो जब आप यात्रा करते हैं तो आपकी समझ, आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, उसको विस्तार मिलता है। जो आपकी सोच के दायरे से बाहर की चीज़ें होती हैं वो भी आपके सामने आती हैं और आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये ऐसे कैसे है, स्थापित होती हैं, इसका मतलब। यस, राजनेता को एक दार्शनिक होना चाहिए, एक विचारक होना चाहिए, और दार्शनिक और विचारक वही लोग होते हैं जो भ्रमण करते हैं, जो देखते हैं, घूमते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से सुनते हैं। अपनी नहीं कहते हैं, अपनी तो हम कहते ही हैं, लेकिन जब आप कहीं घूमते हो, कहीं जाते हो, लोगों से मिलते हो तो उनका सुनते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं भी बहुत परिपक्व हुआ, काफ़ी चीज़ें देखने समझने मिली। अपनी राजनीति भविष्य में किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से तरीके से और इसको मजबूत करना चाहिए, आतताई और सांप्रदायिक ताकतों से किस सोच के साथ, किस जज्बे के साथ हमें आगे बढ़ना है, कैसे इनसे हमें पार पाना है, वो भी चीज़ें समझ आईं। और प्रयास यही है, अभी मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, प्रयास यही है कि ऐसा कुनबा हम लोग तैयार करें, अपने परिवार के अंदर और ऐसे सदस्यों को शामिल करें जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत करके फैलाने का काम करें, बल्कि
हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ मिल कर के, डट कर के, खड़े होकर के, कोई ब्लॉक का नेता है तो ब्लॉक में, जिले का नेता है तो जिले में, प्रदेश का नेता है तो प्रदेश में, देश का नेता है तो देश में, निडर होकर के, निसंकोच ऐसी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करें जो समाज विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, किसान विरोधी। हम बात करते हैं लीडरशिप की, और क्या प्रियंका गांधी की लीडरशिप अच्छी है राहुल गांधी जी की? देखिए, दोनों ही हमारे नेता हैं और ये तो नेता वाला जवाब दे रहे हैं आप भाटी जी। दोनों ही हमारे नेता हैं और अपने अपने समय पर जब भी मौका मिलता है तो दोनों ही चैंपियन हैं, है ना, दोनों ही चैंपियन हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, उसके बाद उनसे कई बार तारुफ करने का मौका मिला, उनसे मिलने का भी मौका मिला, सामान्य बातचीत करने का भी मौका मिला, तो मैं स्वयं को उनके ज़्यादा नज़दीक पाता हूँ। क्या राहुल गांधी जी को लीडरशिप सीखने की ज़रूरत है या सिखाने की ज़रूरत है? राहुल गांधी परिपक्व नेता हैं, सीखे हुए नेता हैं और उनको पता है कि किस तरीके से सरकार किन बातों से असहज हो सकती है, और बार बार वो सरकार को न सिर्फ असहज करने का काम करते हैं बल्कि सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। राहुल गांधी बहुत परिपक्व नेता हैं। राजनीति में दीपक भाटी का लीडर कौन रहा है? मेरे नेता इनिशियल स्टेज पर राहुल गांधी रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मैं अपने आप को प्रियंका गांधी जी के नज़दीक ज़्यादा महसूस करता हूँ। बात करते हैं सचिन पायलट को। देखते हैं कि हर बार सचिन पायलट को ले आते हैं दीपक भाटी जी। क्या सचिन पायलट में नेता वाली छवि नहीं है? देखिए, सचिन पायलट यदि हमारे शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा किसी नेता को मैं एडमायर करता हूँ, नौजवान एडमायर करते हैं पूरे देश में, तो सचिन पायलट हैं। और हमारी खुशकिस्मती है, उनके जो गांव है वो हमारी विधानसभा में आता है, उनकी कर्म भूमि, उनकी जन्मभूमि, उनका सारा जो चीज़ें हैं वो दूसरे प्रदेश में हैं। लेकिन सचिन पायलट इस देश के नौजवानों के बहुत लोकप्रिय और बहुत प्रिय नेता हैं और मेरे भी बहुत प्रिय हैं। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में और प्रेसिडेंट बने हैं DCU के रौनक खत्री। क्या लगता है आपको, रौनक खत्री क्या बदलाव ला सकता है? रौनक खत्री फायरब्रांड नेता है। रौनक खत्री निडर नेता है। रौनक खत्री सरकारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रशासकों की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने का जिगर रखता है। तो हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उनमें मैं बहुत फायर ब्रांड और भविष्य का बड़ा नेता देखता हूँ। बात कर रहे हैं रौनक खत्री की। आप कहते हैं कि भविष्य में ऐसा देखते हैं, और रौनक खत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं यूथ को लेके, क्या युवाओं में वो एक दूसरी क्रांति पैदा नहीं कर रहे? सोशल मीडिया बाजी, आपको नहीं लगता? बेसिकली सोशल मीडिया लोगों को जागरूक करने वाली एक व्यवस्था है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, है ना, वहाँ फर्जी खबरें फैलाने का काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रौनक खत्री वाले सवाल पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई युवा नौजवान यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अच्छा काम कर रहा है, अव्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, तो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? उससे और लोगों में ताकत मिलती है, उनको लगता है कि कोई है हमारी आवाज़ उठा रहा है, उनको आत्मबल मिलता है, वो फिर कल को अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। दीपक भाटी जी को अभी रिसेंटली जिला अध्यक्ष बनाया गया गौतम बुद्ध नगर का। आप गौतम बुद्ध नगर में इस जिला अध्यक्ष बनने के बाद क्या परिवर्तन लेके आने वाले हैं? जो हमारा कांग्रेस परिवार है गौतम बुद्ध नगर का, मैं समझता हूँ कि उस परिवार को व्यापक विस्तार हमें देना है, और व्यापक विस्तार देने के क्रम में ऐसे नौजवान साथियों को, ऐसे वरिष्ठ साथियों को समावेश करके हमें आगे चलना है जो न सिर्फ भविष्य में गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस की राजनीति को गति प्रदान कर सकें, बल्कि वर्तमान जो सरकार उत्तर प्रदेश की है, जनहित के विषयों को लेकर के जब हम सड़क पर जाएं, हम संघर्ष करें,
जनप्रतिनिधियों से हम सवाल पूछने का काम करें, प्रशासनिक अफसरान से जब हम सवाल पूछने का काम करें तो डटकर निडर होकर के खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत तीखे सवाल और बहुत सारे बहस सवाल पे हमारी बात हुई, और आप खुद भी संविधान लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी जी के प्रखर नेता के तौर पे। इसका राज मुझे लगता है सारे कांग्रेस लीडरों के पास आ गया है। नहीं, देखिए, इसमें राहुल गांधी जी अगर इसकी बात करते हैं तो राहुल गांधी जी सबसे पहले इसको आत्मसात करते हैं, इसको जीने का काम करते हैं। ये संविधान इस देश की अंतरात्मा है, इस देश की ताकत है। यदि कुछ ताकतें इस संविधान को ओवरटेक करके इस संविधान को छिन्न भिन्न खंडित करना चाहती हैं तो ये देश कभी भी इस बात को, इस कुत्सित प्रयास को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, मंजूर करने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी उन तमाम देशवासियों की आवाज़ हैं जो इस संविधान के सम्मान में खड़े हैं, डटे हैं, और यही ताकत है, यही किताब है जिसने 400 पार का नारा देने वाले दंभी लोगों को, अहंकारी लोगों को 240 पर रोक दिया है। तो ये हमारी ताकत है, ये हमारा सिरमौर है, ये देश संविधान से चलेगा और ये हमारी ताकत है। राहुल गांधी जी इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या दीपक भाटी विधानसभा लड़ने वाले हैं फिर से कांग्रेस से, दादरी विधानसभा में फिर से? ये तो सवाल अभी दूर की कौड़ी है। इस सवाल का जवाब देने के लिए तो ये उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि हर नेता, हर व्यक्ति चाहता है कि वो चुनाव लड़े, और मैंने पिछला चुनाव लड़ा, मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास रहा, सफलता नहीं मिल पाई। तो जब एक बार आप चुनाव लड़ते हैं और सफलता आपको नहीं मिल पाती तो आपका प्रयास रहता है कि आप पुनः प्रयास करें। लेकिन ये हमारी पार्टी के ऊपर निर्भर है कि पार्टी उस समय क्या परिस्थितियां होंगी, किस तरीके से चीज़ों को लिया जाएगा, और उस समय क्या स्थितियां होंगी, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। पार्टी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से। अभी तो मैं जिलाध्यक्ष हूं और मेरा काम है संगठन को, पार्टी को मजबूत करना और ताकत देना। संगठन का मुखिया होने के नाते मैं गौतम बुद्ध नगर के हमारे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले तमाम हमारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हैं और इत्तेफाक रखते हैं, राजनीति के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, चाहे वो किसी सोसाइटी में रह रहे हों, किसी सेक्टर में रह रहे हों, किसी गांव में रह रहे हों। तो रोहित जी, मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि वो तमाम लोग जो राजनीतिक बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनका बाहें फैला करके हम लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उनको अपने संगठन में जगह देने का काम कर रहे हैं। तो वो आएँ और इस यात्रा में, ठीक है, संघर्ष यात्रा है, लेकिन ये संघर्ष बहुत ज़्यादा लंबा अभी चलने वाला नहीं है। संघर्ष 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा तो हमारा जो संघर्ष है सत्ता के खिलाफ वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम जनता को किस तरीके से मदद कर पाएँ वो हमारा संघर्ष शुरू होगा। सत्ता में रह करके वो संघर्ष करेंगे और जिन बातों को लेकर के आज हम संघर्ष कर रहे हैं उन बातों को पूरा करने का काम करेंगे। किसानों की बातें हों, महिलाओं की बातें हों, बेरोजगारों की बातें हों, जो भी मुद्दे हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। तो हम सही पथ पर हैं, सही रास्ते पर हैं और संघर्ष की जो उम्र है वो बहुत लंबी होती है। हम संघर्षशील लोग हैं, देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो तमाम लोग जुड़ेंगे। वो एक शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी का भरा पूरा परिवार गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन फिर भी मैं तो आह्वान कर रहा हूँ कि तमाम लोग आएँ, हमसे जुड़ें, इस परिवार को विस्तार दें और संघर्ष में हमें सहयोग दें, यही अपेक्षा है। दोस्तों, आप सुन रहे थे दीपक भाटी जी चोटीवाला जी को, और मैंने इसमें एक छोटा सा निचोड़ निकालने का प्रयास किया कि राजनीति युवाओं की तरफ प्रेरित करती है और युवाओं को क्या राजनीति में आना चाहिए। और आप समझ सकते हैं, एक युवा को विधानसभा का चुनाव के लिए अवसर मिलना और उस राष्ट्रीय पार्टी में और राष्ट्रीय पद का एक नेतृत्व मिलना, जो कि राष्ट्रीय सचिव रहे कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस पार्टी के,
और इस निचोड़ में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से युवा सोच कहीं ना कहीं देश को विकसित बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।